हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्केल अप इंडिया की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो इससे पहले की जो पुरानी वीडियो थी वहाँ पे हमने देखा था कि जावा के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम डाटा टाइप्स के बारे में जानें तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। डाटा टाइप्स का मेन यूसेज तभी होगा जब हम उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करें, और उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। अब जावा के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो चलिए देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कैसे करना है। तो आप में से कई लोगों ने मुझे कहा था कि जो डाटा टाइप्स की वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई थी। एक इजी कंसेप्ट और लंबी वीडियो, तो कईयों को कुछ मुश्किल भी हुई उसमें। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो ऑपरेटर्स थे वहाँ पे मैं उन्हें एक एक करके बताऊंगा, और जो बेसिक कोड है, क्योंकि ऑपरेटर्स का कंसेप्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसलिए जो कोड है वो मैंने पहले से रेडी किया हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 क्लासेस पहले से रेडी हैं, और इन क्लासेस को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, जो भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना होगा वो मैं ज़रूर पैरेलली लिखूँगा, और हम उसे एग्जीक्यूट भी करेंगे। घबराइएगा नहीं, बहुत ही ईजी कोड है। अगर ये अप्रोच आपको पसंद नहीं आती तो अगली वीडियो से हम वापस से पुरानी अप्रोच यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैं एक एक करके चीज़ को कोड करूँगा। तो अपना पहला कोड देखते हैं यहाँ पे। तो इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है num1, और उसकी वैल्यू मैंने लिखी है 10, और ये वेरिएबल एक इंटीजर है, और उसे मैंने इंट से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर हम इंट ही यूज़ करेंगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा कहा जाए, अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तभी हम लॉन्ग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक इंट बनाया num1, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट किया, ताकि हम सबको आइडिया लग जाए कि शुरुआत में उसकी वैल्यू 10 ही सेव हुई थी कि कुछ और। फिर इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल बनाया जो कि मेरा था num2, और वहाँ मैंने वैल्यू सेव कर दी 7, तो वो भी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट। अब इस रिजल्ट की, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक कोई वैल्यू नहीं लिखी। तो आपको क्या लगता है कि जब मैंने इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं की तब क्या वैल्यू इसकी रही होगी? तो जल्दी से आप इस वीडियो को पहले पॉज करें और फिर कमेंट बॉक्स में जाके इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखो कि क्या रही होगी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट सेक्शन में बताया होगा इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। तो चलिए अब हम भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे बस लिखूँगा सिस आउट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज़ स्पेस, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिजल्ट, कुछ इस तरह। और एग्जीक्यूट करके हम इसकी वैल्यू देखना तो चाहते थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एक कंपाइलेशन एरर। अब जब भी जावा के अंदर आपको ऐसा कोई कंपाइलेशन एरर आएगा तो सिर्फ देख के वो पता लगाना मुश्किल है एक फ्रेशर के लिए। जब आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तब आप कई एरर्स को सिर्फ देख के ही पता लगा लोगे कि वो क्यों आए हैं, और आप वैसी गलती करोगे ही नहीं। लेकिन अभी कैसे पता लगाया जाए कि ये क्या है? तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था अपनी पुरानी वीडियोज़ में, कि हम जाएंगे इस आइकन पे और देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लोकल वेरिएबल रिजल्ट, जो कि ये वेरिएबल का नाम है हमारा रिजल्ट, मे नॉट हैव बीन इनिशलाइज्ड। तो इनिशलाइज्ड का मतलब हुआ कि आपने उसकी कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी। अब कई लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जब आप किसी वेरिएबल की पहली वैल्यू नहीं देते तो वो एक गार्बेज वैल्यू यूज़ कर लेता है, और वो गार्बेज वैल्यू हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है। वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, छोटा नंबर, बड़ा नंबर, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जावा लकीली ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाती, हम उसे यूज़ करते तो भी कंफ्यूजिंग होता। तो जावा ने कहा कि भाई मैं काम को बनाऊंगा बिल्कुल आसान, और यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू जैसा कंसेप्ट नहीं है जावा के अंदर किसी भी चीज़ के लिए। इसी वजह से जब हम यहाँ पे इसे ट्राई करेंगे प्रिंट करने की, तो ये बोलेगा कि इस वैल्यू को आपने इनिशलाइज नहीं किया, और यहाँ पे एक एरर दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मेथड के अंदर हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं
तो उसे प्रिंट करने से पहले हमें, या प्रिंट करने से पहले या फिर उसे रिटर्न करने से पहले, अभी रिटर्न तक हम गए नहीं है तो सिर्फ प्रिंट की बात करेंगे, तो उसे प्रिंट करने से पहले हमें उसकी कोई ना कोई वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो अभी तक हमने यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस लाइन को कर दूंगा कमेंट, ताकि आपको याद रहे बाद में कि हमने ये चीज़ ट्राई की थी। और अगली लाइन में मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को किया इनिशलाइज, और मैंने क्या लिखा कि रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, तो वो हुई num1 प्लस num2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपना पहला एरिथमेटिक ऑपरेटर, तो पैकेज का नाम भी मैंने एरिथमेटिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अपना पहला एरिथमेटिक ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है ये हम कहते हैं, बहुत ही सिंपल, आपने पहले भी देखा होगा अपनी मैथ्स में, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। तो इस तरह से ये यूज होता है num1 प्लस num2। और जैसा कि आपको पता है नॉर्मल मैथ में ये इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा, और अब जो वैल्यू हम यहाँ से इसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगी कुछ 17। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ मेरे पास आंसर आ जाए 17, 10 प्लस 7 70। तो यहाँ पे ये कहेगा कि वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर, तो बाद में बस रीडेबिलिटी के लिए मैंने इसे ऐसे प्रिंट किया हुआ, ये सिर्फ प्रिंट कर देगा एज इट इज और रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली जो अगला ऑपरेटर है मेरा, एक बार चारों ऑपरेटर एक साथ कर लेते हैं क्योंकि सिंपल आपने मैथ्स में किया होगा ये सब, तो आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे ये वीडियो। तो जो अगला ऑपरेटर है वो हमारे पास यहाँ पे रहता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्योंकि मैं बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर रहा हूँ मेरे पास एक पॉजिटिव आंसर आएगा, अदरवाइज मेरे पास यहाँ पे एक नेगेटिव आंसर आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, तो वो भी बहुत आसान था। अगला मेरे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन ताकि आपके लिए आसान रहे बाद में समझने में भी। तो यहाँ पे मैं बस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस स्टार सिंबल की हेल्प से, और 10 इंटू 7, सो आंसर हुआ 70। तो ये वाला ऑपरेटर भी हमारे लिए बहुत ईजी था, हमने बस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, नंबर हुआ 70। अब इसके आगे चलते हैं। तो जो अगला ऑपरेटर हमारे पास आता है वो होगा डिवीजन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवीजन ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं इस स्लैश को यूज़ करूँगा जो कि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो आपको क्या लगता है कि जब मैं 10 को 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा? क्या मेरे पास आंसर आएगा 1, या फिर मेरे पास आएगा 1 पॉइंट समथिंग, कुछ और नंबर? क्योंकि 10 7 से पूरा तो डिवाइड होता नहीं, 10 7 के टेबल में आएगा नहीं, तो कुछ डेसिमल में भी आंसर्स आएगा जब आपने मैथ्स की होगी। लेकिन यहाँ पे जावा हमें क्या देगी? तो यहाँ पे जावा का एक सिंपल रूल है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम आपके दोनों ऑपरेटर्स इंटीजर थे, तो इसलिए जो आपका आंसर है वो भी इंटीजर ही रहेगा। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑपरेशन के टाइम, किसी भी ऑपरेशन के टाइम, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी ऑपरेशन ले लो, अगर ऑपरेशन के टाइम आपके दोनों ऑपरेटर्स इंटीजर होते हैं तो आंसर इंटीजर रहता है। और अगर मान लो कोई एक जो आपका नंबर है वो एक फ्लोट है या फिर कोई वो डबल है, तो जो आपका आंसर है वो भी उस हिसाब से बड़ा हो जाएगा, फ्लोट या डबल आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों सिर्फ और सिर्फ इंटीजर थे तो आंसर क्या रहेगा? इंटीजर। इसका मतलब कि इसका जो एक्सपेक्टेड आंसर है मुझे वो रहेगा 1, ना कि 1 पॉइंट समथिंग। हाँ, अगर इनमें से मैं किसी एक को कर देता हूँ फ्लोट, तब आंसर चेंज होके कुछ और हो जाएगा। एक बार हम वो भी एग्जीक्यूट करके देख ही लेंगे, इसके बाद पहले इसको ट्राई कर लेंगे। और एक और यहाँ पे जो आखिरी ऑपरेटर आता है इनमें, वो हमारे पास ऑपरेटर आता है मॉड्यूलस का। सो मैं इसे लिखूंगा मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस का कहाँ पे काम आता है? तो नॉर्मल मैथ्स करते टाइम हम मॉड्यूलस को इतना यूज़ नहीं करते, हम इसे इतना पढ़ते नहीं है, लेकिन जावा में या फिर बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस में हम इनका यूज़ करते हैं। नॉर्मल मैथ में आप देखोगे कि आप इसे परसेंटेज सिंबल के तौर पे यूज़ करते हो, लेकिन जावा यहाँ पे इसे कहता है एज अ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब जब आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या होगा वो तो हमें इस ऑपरेटर से पता चल गया डिवाइड से, लेकिन अगर कुछ रिमाइंडर है
तो वो रिमाइंडर क्या होगा वो हम इससे पता नहीं लगा सकते। तो उसको पता लगाने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं परसेंटेज सिंबल का। तो सिंबल है परसेंटेज और इसका काम है मॉड्यूलस का। तो जो इसका आंसर होगा वो रहेगा 3। तो इसे हम कर देते हैं सेव और करते हैं इसे एग्जीक्यूट, देखते हैं अपने आंसर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये आंसर्स निकल के आते हैं। तो जो जो हमने एक्सपेक्ट किया था सभी के सभी आंसर्स हमारे एक्सपेक्टेड आंसर्स की तरह ही आए हैं, एक्चुअल आंसर्स भी। तो एकदम सही किया हमने। और इसी के साथ जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे वो हमने कर लिए हैं पूरे। अब बाकी के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी देखते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि होगी डेमो 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि दोबारा से मैंने num1 लिखा जो कि था 10, num2 लिखा जो कि था 7, और एक बार मैं इस कंसोल को कर देता हूँ क्लियर, जिसके लिए मैं इस वाले सिंबल पे क्लिक करूँगा तो ये कंसोल क्लियर हो जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके साथ। तो यहाँ पे num1 था 10 और num2 था मेरा 7। और आपने देखा होगा कि जब भी मैंने इन्हें ऐड करना था तो मैंने बस इन्हें नॉर्मली ऐड कर दिया। अब पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं इन्हें किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहा था, लेकिन मान लो कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है और आंसर को मुझे num1 में स्टोर करना है। num2 में भी स्टोर कर सकता हूँ लेकिन अभी के लिए मान लो मुझे num1 में स्टोर करना है। तो जनरली हम कैसे लिखेंगे, मैं बोलूँगा num1 इक्वल्स टू num1 प्लस num2, इन दोनों को ऐड करो और जो भी आंसर है उसे num1 में वापस से स्टोर कर दो। और आंसर कितना रहेगा अब num1 में, तो वो वैल्यू हो जाएगी मेरी दोबारा से 17, उतनी ही वैल्यू आनी चाहिए। आप कहेंगे सिंपल भी है, लेकिन आप ये चीज़ तो कर ही सकते। इसके अलावा भी जावा हमें सेम चीज़ करने के लिए कुछ और ऑपरेटर्स देता है, और वो जो ऑपरेटर है वो दिखता है कुछ ऐसा। इसका नाम होता है एडिशन असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट का मतलब हुआ कि ये ऐड तो करेगा उन दो नंबर्स को और साथ ही साथ ये असाइनिंग का काम भी कर देगा। अब इसको मैंने लिखा कैसे, num1 प्लस इक्वल्स टू num2। इसका मतलब ये num1 के अंदर num2 को ऐड करेगा प्लस की वजह से, और उसके बाद जो आंसर है उसको इस num1 के अंदर ही असाइन कर देगा। तो वो हुआ एडिशन असाइनमेंट। तो जो चीज़ आपने पहले ये लिखी थी इतनी बड़ी, अब आप उसी चीज़ को इस तरह छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी एडिशन असाइनमेंट। और अब आप जब यहाँ पे num1 की वैल्यू चेक करोगे तो वो उस हिसाब से आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे ये वैल्यू 17 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप num1 के अंदर पहले ही 17 स्टोर कर चुके हो। तो num1 की करंट वैल्यू है 17, num2 है आपका 7। तो अब आपको जो आंसर दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा 17 प्लस 7, और ये कितना होता है, तो ये हो रहेगा हमारा 24। तो यहाँ पे आपको 24 दिखाई देगा num1 के अंदर इस तरह से। और इसी हिसाब से हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे मेरे पास रहता है, ये गलत सिंबल था, तो यहाँ पे मेरे पास रहता है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्शन और ये मैंने किया असाइनमेंट। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे पूरी चीज़ ना लिखनी पड़े और बाद में मैं यूज़ कर सकूँ। अब सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट का भी क्या काम हुआ कि ये num1 में से num2 को सब्ट्रैक्ट करेगा और जो आंसर है उसे num1 के अंदर ही ये स्टोर कर देगा। तो ये वो काम हुआ। तो अब यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँगा तो ये रहेगा 24, जो कि num1 की करंट वैल्यू थी, क्योंकि ऊपर मैंने उसे 24 किया और अब मैं उसमें से 7 को माइनस कर दूंगा। तो वापस से मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 17। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि कई बार वो गलत भी हो जाती है। तो वो चीज़ हमें एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चलेगी। अब इसी तरह जो हमारा अगला ऑपरेटर है वो होगा मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। तो मैंने ये किया पेस्ट और अब मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ चेंज। तो ये किया मैंने मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। तो इसने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके असाइन कर दिया। तो यहाँ पे वो रहेगा 17 जो कि num1 की वैल्यू थी इंटू 7। और यहाँ पे आंसर्स आप अपने आप निकाल ही लेना, बार बार मैं पूरी चीज़ नहीं करूँगा। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। सिमिलरली इसी तरह हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये वाला मेरे पास हो जाएगा मेरा
डिवीजन असाइनमेंट, तो यहाँ पे मैं इसको डिवीजन असाइनमेंट कर दूंगा। और इसी तरह ये मेरा हो जाएगा मेरे पास मॉड्यूलस असाइनमेंट, मतलब ये यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो उसको उसी नंबर के अंदर असाइन कर देगा num1 के अंदर। तो इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी ट्राई कर लिए। अब इन्हें भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया एग्जीक्यूट, तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कैलकुलेशन भी यहाँ पे सही थी। तो पहला था 17, फिर 24, 17, 119, दोबारा से 17, और यहाँ पे आंसर आ गया मेरे पास 3। और यहाँ पे मैंने कोई थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं किया, सिर्फ 2 वेरिएबल से ही मेरा काम हो गया यहाँ पे बिल्कुल। तो ये हमारे पूरे हुए दूसरे टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने आखिरी टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे, जिसके लिए मैं ओपन करूँगा अपनी थर्ड डेमो क्लास। और फिर से मैं कंसोल कर देता हूँ क्लियर, इसको कर देता हूँ नीचे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने कहा एक नम था मेरा 1, जिसकी वैल्यू थी मेरी 10, और यहाँ पे मैं num2 यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ करूँगा, और एक मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे रिज़ल्ट की शुरुआत में कोई वैल्यू नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास मान लो कि जो num1 था उसके अंदर मुझे 1 ऐड करना था, और 1 ऐड करने के बाद मुझे उसे num1 के अंदर ही असाइन करना था। तो वो काम मैं कैसे करूँगा? तो आप कहोगे कि वो काम हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि num1 + 1, और उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं इसे लिख दूँगा num1 = तो num1 में मैंने 1 ऐड किया और उसे num1 में ही असाइन कर दिया। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि हम उसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि num1 + 1, कि num1 के अंदर 1 ऐड करो और असाइन कर दो, एडिशन असाइनमेंट जो अभी हमने सीखा था। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सेम चीज़ की है मैंने num1 के अंदर 1 ऐड किया और वहीं असाइन कर दिया। तो बस इतना सा पार्ट अगर हम पढ़ के देखें तो यही चीज़ हमने पिछले डेमो में की थी। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो फाइनल num1 की वैल्यू है असाइन होने के बाद वो मैंने रिजल्ट के बराबर भी कर दी। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा कि मेरा num1 कितना है, तो num1 की वैल्यू मेरी कितनी रहेगी यहाँ पे 11, और रिजल्ट की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे मेरे पास 11। तो ये दोनों वैल्यूज़ 11 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 चीज़ें एक साथ की हैं। चाहो तो हम इन्हें अलग अलग भी देख सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। पहले हम कहेंगे num1 + 1, तो ये एक लाइन लिखी, और ये मैंने एक गलती की, यहाँ पे मुझे लिखना है num1, और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा सिर्फ इस तरह से num1। तो ये चीज़, तो पहले मैं वो एक ही लाइन में कर रहा था, अब मैं उसी चीज़ को 2 लाइनों में कर रहा हूँ। तो अब आप कहेंगे कि ये चीज़ तो हमने देख ली कि एडिशन असाइनमेंट कैसे होता है, हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, 1 को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जावा में क्या होता है कि 1 को ऐड करना या फिर 1 को सब्ट्रैक्ट करना और वापस से उसी नंबर में असाइन कर देना दोबारा से एक बहुत ही कॉमन काम है। तो जावा ने कहा कि हम दोबारा से काम आसान कर देते हैं। तो जब भी आप अब जावा सीखते जाएंगे धीरे धीरे आप पाएंगे कि जावा असल में आपकी हेल्प कर रहा है कोड करने में। जावा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जावा आपकी हेल्प कर रहा है, बस आपको उस कंसेप्ट को, उस चीज़ को उस हिसाब से सीखना है, बस इतनी सी चीज़ें हमें करनी है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब जावा हमारी कैसे हेल्प करता है? तो जावा कहता है कि जो आपने चीज़ अभी की वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो अगर आपको सिर्फ 1 ही ऐड करना है तो बार बार ये चीज़ क्यों लिखनी कि num1 + 1। आप सिर्फ इतना सा लिख दें कि num1 ++। तो जब आप लिखेंगे ++, इसका मतलब कि जावा को पता है कि अब आप इसमें 1 ऐड करना चाहते हैं, तो वो 1 को ऐड भी कर देगा और उसी के अंदर वो उसे असाइन भी कर देगा। तो जो चीज़ हमने इन 2 लाइंस में की है वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले हम कर रहे हैं num1 ++ और उसके बाद हम उसको रिजल्ट के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो जो num1 की वैल्यू यहाँ पे थी 11, अब वो हो जानी चाहिए यहाँ पे 12। तो प्रिंट करके देख लेते हैं, तो वो 12 हुई।
और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो भी कितना हो जाना चाहिए 12, तो वो भी देख लेंगे। तो वो मैंने यहाँ पे 12 भी लिख दिया। एक बार अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कमेंट में लिख रहा हूँ, बाद में हम एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे कि क्या वो सेम आंसर आया कि नहीं आया। अब इसी तरह एक और तरीका भी होता है इंक्रीमेंट करने का, और वो तरीका है कि आप प्लस प्लस को बाद में लिखने की जगह पहले लिख दो। तो यहाँ पे हमने बस प्लस प्लस को बाद में लिखा, यहाँ पे हम प्लस प्लस को पहले लिख रहे हैं। और इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि इसे हम कहते हैं अपना पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये मैं कहूँगा अपना पोस्ट इंक्रीमेंट। और जो दूसरे वाला मेरा है, जब मैं उस सिंबल को पहले लिखता हूँ तो वहाँ पे मैं उस चीज़ को बोल दूंगा प्री इंक्रीमेंट। काम इसका वही है, ये उसके अंदर बस 1 को ऐड करता है। तो क्योंकि उनकी वैल्यू थी 12, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 13, और वही 13 मेरा इस रिजल्ट के अंदर हो चुका है स्टोर। तो वो हुआ। अब जैसा कि आप 1 को ऐड कर सकते हो, वैसे ही आप 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, सिर्फ माइनस माइनस लिख के। तो इसे हम बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये हुआ मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट। स्पेलिंग में कुछ गलती है और वो है डिक्रीमेंट की, तो वो मैंने कर दी ठीक। अब क्योंकि वो मैंने कर दी थी वैल्यू 13, तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी अब 12, और ये वैल्यू भी कितनी हो गई वापस से 12। और इसी तरह मेरे पास एक आता है मेरा प्री डिक्रीमेंट। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये मैंने किया प्री डिक्रीमेंट, और ये वैल्यू मेरी हो जाएगी अब वापस से 11, और ये वैल्यू भी मेरी वापस से हो जाएगी कुछ 11 के तौर पे। तो अब हम अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ थी वो लिख चुके हैं। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया क्या वो असल में हुआ या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से एक बात रिपीट कर दूं कि हम प्लस प्लस यूज़ करेंगे 1 ऐड करने में और असाइन करने में, माइनस माइनस यूज़ करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करने में और असाइन करने में। अब आप कभी भी ये चीज़ नहीं कर सकते कि अगर आपको 2 ऐड करना है तो आप 2 बार और प्लस प्लस लगा दोगे उसी के आगे, कुछ इस तरह कि यहाँ पे ये प्लस प्लस लिखा, 2 बार प्लस प्लस का मतलब ऐड हुआ, तो 4 बार का मतलब 2 ऐड हो गया, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सिर्फ 1 को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है तो एक के बाद एक अगली लाइन में करना पड़ेगा, या फिर अलग से आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं प्लस इक्वल्स टू और वो नंबर लिख दो। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो अपने आंसर्स देखते हैं अब क्या आते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो निकल के आते हैं कुछ इस तरह। तो जो मेरी शुरू की वैल्यू थी वो थी 10, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने इसमें ये चीज़ की और वो आंसर आ गया मेरा 11, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक। ये प्लस इक्वल टू वाले का दोनों का आंसर आया 11, यहाँ तक भी ठीक हुआ। अब जब प्लस प्लस किया मैंने तब मेरी वैल्यू हुई 12, तो ये आंसर भी मेरा बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो रिजल्ट है वो मेरा 12 नहीं हुआ, रिजल्ट मेरा अब भी 11 था। ये क्या बात हुई, मेरा नंबर 1 तो 12 हो गया लेकिन रिजल्ट मेरा 12 नहीं हुआ। तो उसका कारण था, तो ये वैल्यू हमारी गलत हुई, और इसका कारण है कि ये जो सिंबल है वो है मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट का। अब पोस्ट इंक्रीमेंट काम कैसे करता है, तो ये काम करता है कुछ इस तरह। पहले ये करता है उसको असाइन, तो जो आपकी num1 की करंट वैल्यू है ये उसको कर देगा रिजल्ट 1 के अंदर असाइन, और ये एक ऑपरेशन हो गया। तो करंट वैल्यू उसकी कितनी थी, 11 थी उसकी करंट वैल्यू, तो वो वैल्यू उसने कर दी असाइन। और अब उसके बाद दूसरा ऑपरेशन चलेगा, और दूसरे ऑपरेशन में यहाँ पे ये कुछ इस तरह करेगा प्लस इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ें उसने कुछ इस हिसाब से चलाई। पहले उसने किया असाइन और फिर उसने किया इंक्रीमेंट एंड असाइन 1 के अंदर, num1 के अंदर। तो इसलिए आप देखोगे कि num1 तो आपका इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो अब भी कितना दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा 11। तो पोस्ट इंक्रीमेंट काम ही इस तरीके से करता है। तो जब भी आप पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पहले वो करेगा असाइन, अगर आप किसी और वेरिएबल में कर रहे हैं तभी आप इस चीज़ का डिफरेंस देख पाएंगे। अगर आप सिर्फ इस वेरिएबल का लेके चलेंगे तो आपको कभी भी ये डिफरेंस दिखाई नहीं देगा।
तो ये पहले करता है साइन, फिर करता है इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या है? प्री इंक्रीमेंट की जो हमारी दोनों वैल्यूज़ हैं वो सही आई हैं, 13, और ये वाली वैल्यू भी मेरी कितनी आई? 13। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चला कुछ इस हिसाब से कि पहले जो num1 की करंट वैल्यू थी उसने उसके अंदर कर दिया 1 को ऐड, तो वो वैल्यू थी 12, इसने कर दिया इसको 13, और उसके बाद इसने किया इसको असाइन। तो ये चीज़ हुआ मेरा कुछ इस हिसाब से, इसलिए हम इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैंने पहले इंक्रीमेंट किया, ये था मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट, वहाँ पे मैंने बाद में इंक्रीमेंट किया। तो इसी हिसाब से जब भी अब आप कोडिंग करेंगे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप प्री इंक्रीमेंट यूज़ करना चाहते हैं या पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर आप उसी वेरिएबल में यूज़ कर रहे हैं जैसे कि num1, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उस वैल्यू को किसी और वेरिएबल में भी स्टोर कर रहे हैं तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट आपको दो अलग अलग आंसर्स दे सकते हैं। चाहो तो आप इस चीज़ को रिपीट करके भी देख सकते हो वीडियो में, यूट्यूब वीडियोस का यही फ़ायदा है असल में। अगला देखते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट का। तो पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि num1 का आंसर तो मेरा सही आया और जो रिज़ल्ट है उसका आंसर मेरा गलत आया। वो वैल्यू 12 नहीं थी, वो वैल्यू मेरी थी 13। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये वैल्यू मेरी 13 क्यों हुई यहाँ पे? तो उसका कारण भी सेम है जो कारण यहाँ पे था, और वो क्या चीज़ थी कि पहले इसने किया काम असाइन करने का, तो इसने असाइन पहले कर दिया। तो जब असाइन कर रहा था उस टाइम वैल्यू थी num1 की 13, और बाद में उसने डिक्रीमेंट किया तो वो वैल्यू हो गई 12। तो ये थी पोस्ट डिक्रीमेंट। और ठीक इसी तरह अगली हमारी चीज़ है प्री डिक्रीमेंट। तो ये चीज़ मैं ठीक करनी भूल गया था, तो इसे मैं कह देता हूँ प्री डिक्रीमेंट। दोबारा गलती, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं वीडियोस बनाते टाइम, बाद में आपको एडिट होने के बाद पता नहीं चलती। तो ये थी प्री डिक्रीमेंट और ये दिखाई देगी कुछ इस तरह। अब यहाँ मैं क्या करूँगा कि पहले ही मैं कर दूँगा इसे डिक्रीमेंट और उसके बाद इसे मैं करूँगा असाइन दूसरी चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ मेरी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने किया यहाँ पे num1 और इसे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो ये मैं कहूँगा num1 और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि पहले डिक्रीमेंट हुआ और उसके बाद वो असाइन हुआ, क्योंकि ये था मेरा प्री डिक्रीमेंट। तो अगेन यहाँ पर भी num1 के अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देंगे। अगर आप किसी और वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करेंगे तभी वो डिफरेंस दिखाई देगा। तो जब भी आप कोड करेंगे आपको ध्यान रखना है कि आप प्री इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं या पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं। और अगर वो सेम वेरिएबल है तो ज़्यादा इशू नहीं है, कोई और वेरिएबल में अगर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो आंसर्स वेरी करते रहेंगे। तो इसे भी हम करते हैं सेव। तो अभी तक जो भी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे मेनली हम वो सभी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पूरे कर चुके। बस एक और छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ जो कि बाकी है वो भी देख लेते हैं हम अगले डेमो के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक मैंने क्या किया था कि मैंने दो नंबर्स को ऐड किया था, मुझे आंसर मिल भी गया था। अब मैं क्या करता हूँ कि मान लो साथ में कोई स्ट्रिंग भी है तो वो कैसे बिहेव करेगा। क्योंकि आप देखोगे कि जब भी अभी तक हम सिस आउट यूज़ कर रहे थे तब हम क्या करते थे, तब भी तो ये एक एडिशन का ही काम करता था। तो ये एक एडिशन ऑपरेटर होता था। एडिशन ऑपरेटर के एक तरफ एक इंटीजर होता था, दूसरी तरफ एक स्ट्रिंग होती थी। तो ये चीज़ मेरी थी और यहाँ पे हम क्या करते थे कि ये बस इसके बाद इसको ऐड कर देती थी। कई लैंग्वेजेस में हम वर्ड यूज़ करते हैं अपेंड, तो स्ट्रिंग के अंदर इसने उस वैल्यू को अपेंड कर दिया था। तो यहाँ पे भी वो काम होता है जावा के अंदर भी कि ये स्ट्रिंग के अंदर उसे अपेंड कर देती है। तो आप प्लस सिंबल को दो नंबर्स के बीच में यूज़ कर सकते हो, दो स्ट्रिंग्स के बीच में यूज़ करते हो, स्ट्रिंग और नंबर के बीच में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी हम इसे स्ट्रिंग और नंबर के बीच में करते हैं तब कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाती है, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है इस लाइन नंबर 10 और इस लाइन नंबर 12 के बीच, और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ तक तो सेम है दोनों प्लस सिंबल तक, यहाँ पे बस मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं और पहले वाली में वो मैंने यूज़ नहीं किए। तो इससे पहले कि मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे इन दोनों के बीच
एग्जीक्यूट करने के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप वो डिफरेंस लिख चुके हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम इसे एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। पहले वाले का आंसर आता है मेरे पास 107 और दूसरे का आंसर आता है 70। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने पहले लिखा तो ये थी आपकी एक स्ट्रिंग। आपने क्या कहा कि स्ट्रिंग के अंदर पहले इस नंबर को ऐड कर दो। तो यहाँ पे जावा हमेशा लेफ्ट टू राइट चल रही है, तो पहले इसने इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर को ऐड किया। तो अब ये नंबर भी एक तरह से स्ट्रिंग बन चुका है और वो आया वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 इज 10, तो वो भी एक स्ट्रिंग का पार्ट बन गया। अब उस स्ट्रिंग के अंदर आप 7 ऐड कर रहे हो, तो अब आप क्योंकि एक स्ट्रिंग में 7 ऐड कर रहे हो तो आपको कोई एक्चुअल अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा और वो बस अपेंड करने का काम करेगा, तो इसलिए वो आंसर आपको दिखाई दे रहा है 107। दूसरे के अंदर कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है। मैथ में आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक होता था बॉडमास रूल, ब्रैकेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। तो अब क्योंकि मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट तो हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो 1 के अंदर 2 को पहले हम ऐड करेंगे और फिर जो आंसर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसलिए मेरे पास सही वैल्यू आएगी 17। तो ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है जो कि कई बार अगर हम किसी क्विज़ में हैं तो हम यूजुअली हम गलती करने के इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप ऐसे किसी भी क्विज़ में अगर आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हैं क्विज़, तो वहाँ पे आप ये गलती दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे और हमेशा सही आंसर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं बहुत बारी गलतियां करता हूं और उसके बाद जाके आपको एक सही वीडियो का आउटपुट देखने को मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ इसको लाइक कर दो। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कि जावा सीखना चाहते हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियोज़ को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं नई वीडियो में, जहाँ पे हम बाकी के ऑपरेटर्स के बारे में भी सीखेंगे।